जम्मू कश्मीर की लेजेंडरी शख्सियत, समाजी कारकुन, मजदूर तबका और गरीबों की बात करने वाले, नॉर्थ इंडिया के मरूफ सियासतदान, डाउन टू अर्थ हमेशा रहने वाले और 1996 से मुसलसल इलेक्शन जीतने वाले और असम्बली में लोगों की नुमाइंदगी, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट इंडिया के पोलिट ब्यूरो मेंबर भी हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। और हम इनसे आज निजी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, पहले आपका खैर मकदम है, आपने हमें टाइम दिया है। दूसरी बात यह है कि आपको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मुबारकबाद हो कि आप इलेक्शन जीत कर आए हैं। आपने अपने करीबी हरीफ को, जिनकी 1947 से पहले पार्टी बनी हुई है, यानी जमात इस्लामी के कारकुन को आपने बड़ी ये वोटों से शिकस्त दी है। तो हम आपसे आज निजी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहेंगे। तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, मुझे पहले बताइए कि आपने कहाँ से जन्म लिया है और कहाँ बुनियादी तालीम हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया। CNS के ब्यूरो चीफ, मेरे करीबी दोस्त और जो इनके साथी यहाँ मौजूद हैं, बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आज गुफ्तगू करने का कुछ ऐसे मामलात पर, जैसा कि अभी आपने फरमाया निजी ज़िंदगी के बारे में, वहाँ से शुरुआत करने के लिए आपने मुझे कहा। जहाँ तक मेरे जन्म का ताल्लुक़ है, वो एक किसान घराने में हुआ और तारिगाम नाम है गाँव का और कुलगाम के इलाके में। जहाँ तक हमारे घर का ताल्लुक़ था, उस वक़्त के हालात में रहन सहन का ताल्लुक़ रहा। वो किसान, सारे लोग जो भी मेंबरान थे फैमिली में, वो काम करते थे खेतों में। मुझे पाला पोसा गया। और जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है, मैंने, चूँकि हमारे गाँव में सिर्फ मिडिल प्राइमरी स्कूल था और उसके बाद नज़दीकी, अब कस्बा है, उस वक़्त गाँव था यारीपोरा, वहाँ हाई स्कूल था। तो वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने जो कुछ और जमातें, मैट्रिक का इम्तिहान भी पास किया उसी स्कूल से, यारीपोरा के स्कूल से। ये वो ज़माना है जहाँ और सड़कों का सिलसिला नहीं था। हम खेतों से जाते थे और फुटपाथ की वसात से हम पहुँचते थे स्कूल। आज वो कस्बा बन चुका है, लेकिन उस वक़्त एक बड़ा गाँव था। मुझे आज भी याद है, वहाँ दीनानाथ हांजोरा साहब थे हेड मास्टर। वो बड़गाम से ताल्लुक़ रखते थे। बाद में मुझे पता चला हांजोरा फैमिली काफ़ी मशहूर रही है और उन्हीं का एक भाई, बाद में उनके साथ मेरा उठना बैठना रहा। जब थोड़ा सा मैं बालिग हुआ, और वो एडवोकेट रहे, दामोदर भट्ट। तो कहने का ये मतलब है, वो हांजोरा साहब काफ़ी ज़हीन भी थे। काफ़ी उन्होंने मुझे काफ़ी कोशिश की कि उस वक़्त मैंने एक सब्जेक्ट लिया था फ़ारसी, तो उन्होंने मुझे समझाया भी कि मैं ड्राइंग ले लूँ। मोहम्मद अकबर साहब थे एक टीचर, वो ड्राइंग मास्टर थे। तो बहरहाल ये कुछ बातें याद हैं। और उस वक़्त हमारे टीचर वगैरह, पता नहीं ये कैसे, क्या कुछ मिजाज शरारती मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा बच्चों में कभी कभी कुछ इधर उधर वगैरह की बातें भी कर लेना। और जो टीचर्स हैं वो खफा भी हो जाते थे। कभी कभी
پٹائی بھی ہوتی آئی ہے اور اس سے بھی گزرنا پڑا مجھے اس بچپن میں. تو بہرحال اب بھی مجھے یاد ہے کافی ٹیچرس رہے ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا، جنہوں نے مجھے سکھایا اور جنہوں نے مجھے کبھی بہت زیادہ پیار بھی دیا اور کبھی کبھی پٹائی بھی کی. یہ سب کچھ ہوا اور میٹرک کا امتحان میں نے وہاں سے پاس کیا اور پھر میں نے داخلہ لیا. کالج ایک ہی تھا اس وقت میرے خیال میں پورے ساؤتھ کشمیر میں، ایک ہی ضلع تھا، وہ اسلام آباد کے نام سے یا اننت ناگ کے نام سے جانا جاتا تھا. اس وقت پلوامہ نہیں بنا تھا ڈسٹرکٹ، شوپیان نہیں بنا تھا، کولگام، تو یہ سب بعد میں ہوا. لیکن ایک ہی ساؤتھ کشمیر جس کو کے نام سے آج ہم جانتے ہیں، وہاں اننت ناگ کا ڈسٹرکٹ تھا اور اننت ناگ میں ہی کھنبل میں کالج تھا، تو وہاں مجھے داخلہ لینا پڑا اور پھر دھیرے دھیرے پڑھتے گئے. اور اس میں کیا بتاؤں میں، کیا 67 میں نے پہلی بار وہاں طالب علموں نے جو مجھ سے سینئرس بھی رہے ہیں ان کی قیادت میں سارے کالج کے طلباء طالبات نے جلوس نکالا. اس وقت وہ فلسطین پر حملہ کیا تھا، اردن پر اسرائیل نے، اس کے خلاف 67 میں. اور پہلی بار میں نے کسی پبلک ایکٹیویٹی میں حصہ لیا، پروٹیسٹ میں حصہ لے لیا. وہ فلسطین کا ایشو تھا. اور اس سے پہلے بھی 66 میں میرا اٹھنا بیٹھنا رہا کالج میں. جب میں نے داخلہ وہاں لیا، کچھ سینئر لڑکے تھے میرے دوست بن گئے اور وہ کچھ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز میں ان کا دخل تھا، کچھ ٹیچرز بھی رہے. تو یہ جو آج میری سوچ اور فکر ہے، وہ اس فکر کے قائل تھے اور اس اثر میں آیا. اور اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں ایک بڑے معروف کسان لیڈر رہے ہیں، عبدالکبیر وانی. وہ ہمارے گاؤں میں آتے رہے. وہ اس وقت نیشنل کانفرنس میں تھے. نیشنل کانفرنس، ایک تو شیخ صاحب کی وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، جلا وطن بھی ہوئے تھے اور باقی لوگ بھی گرفتار ہوئے تھے. تو بعد میں جو سرکاری جماعت بن گئی تھی نیشنل کانفرنس، اس میں وہ تھے اور دوسرے رہنما تھے عبدالعزیز زرگر صاحب. وہ آتے رہتے تھے تاریگاہ میں. اور میں بھی میرے گھر میں ایک بزرگ تھے اور وہ جاتے تھے ان میٹنگوں میں، میں بھی ان کے ساتھ جاتا تھا. ایک بچہ تھا اور وہاں ان باتوں کا بھی اثر مجھے پڑا. جہاں کالج میں کچھ سینئر لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، وہاں عبدالکبیر وانی صاحب کی صحبت میں بھی باتیں سننے کا موقع ملا. یہ کہانی ہے میری زندگی کی، کیسے میں نے، آپ کو معلوم ہے، کم عمری میں ہی، میٹرک کے بعد ہی میری شادی کا سلسلہ، بات چیت ہوئی. میرے گاؤں میں ہی ایک لڑکی، اس کا نام ظریفہ تھا، اس کے ساتھ میری شادی ہوئی. اس میں میری رضامندی زیادہ تھی. اور دوسرے الفاظ میں ہم اس کو لو میرج کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، اس میں میرا دخل تھا، اس کا دخل تھا. اور بعد میں لازماً کہ یہ جو ہمارے رسم ہے، ہمارے گاؤں میں بزرگوں نے اس رشتے کو باندھا. لیکن ہم دونوں کی چاہت تھی. لو میرج کہیے آپ کو تو انگریزی الفاظ ہے، ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھا یہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے اور چاہتے بھی تھے، اور یہ ایک رشتے میں بدل گیا. اور یہ رشتہ میرے لیے بہت ہی اہمیت
آج میری زندگی میں آج بھی مجھے یادیں وابستہ ہے اس رشتے کے ساتھ. وہ اس لیے بعد میں ہم آئیں گے اس پر. ان کی موت ہوئی جب میں جیل میں تھا. آپ کب میں ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے کاترسو، وہاں کاشتکاروں کا مسئلہ تھا. کاشتکاروں کو جو لوگ زمین کے مالک تھے، زمیندار جن کو کہا جاتا ہے کاترسو میں، وہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی کرتے تھے. کیونکہ ہمارے علاقے میں عبدالکبیر والی صاحب ایک معروف کسان لیڈر، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا سیکھنے کا مجھے موقع ملا تھا. کالج میں بھی کچھ ہم عصر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. تو میں اور چمن لال کانٹرو، مجھ سے سینئر تھے، وہ اننت ناگ کے، وہ گئے تھے وہاں کاترسو. وہاں کچھ اور لوگ تھے، محمد عبداللہ بٹ صاحب تھے اور ساتھی تھے وہاں. انہوں نے بلایا تھا وہاں اور میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد رات کو ہی پولیس آ گئی. ایس ایچ او صاحب آ گئے، تحصیلدار صاحب، ہمیں گرفتار کیا گیا. یہ کس سنہ کی بات؟ 1967 کی بات ہے. اور مجھے اب بھی یاد ہے، غلام قادر خان صاحب تحصیلدار تھے، بعد میں کمشنر وہ بن گئے. اور جب میں وہاں پہنچا تھانے میں، کلگام تھانے میں، آپ حیران ہوں گے، میں نے وہاں دیکھا اپنا، ہماری جوائنٹ فیملی تھی، چچیرا بھائی بڑا تھا محمد عبداللہ راتھر، وہ بھی گرفتار تھا. میرے 2 بھائی محمد ایوب اور غلام احمد راتھر، دونوں نہیں ہیں آپ، وہ بھی گرفتار تھے. ہمارے یہاں ایک مہمان آیا تھا بغام سے، وہ بھی گرفتار تھے. وہ اس لیے کہ پولیس نے پہلے چھاپا وہاں مارا تھا. جب مجھے نہیں پکڑا گیا تو ہمارے گھر میں جو بھی تھا موجود وہ ان کو لے گئے. تو یہ کہانی میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کہانی جو آج بھی اس کے بدلے دوسرے کو گرفتار کرنا، تیسرے کو گرفتار کرنا، ماموں کے بدلے چاچے کو، چاچے کے بدلے، یہ سلسلہ جو آج بھی جاری ہے، یہ تب دیکھا ہے 67 میں نے. کہانی ابھی رکی نہیں ہے. سنا ہے کہ آپ نے شیخ محمد عبداللہ صاحب نے، جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے، آپ پر پہلا PSA لگ گیا تھا، کیا اس میں حقیقت؟ وہ صحیح ہے، میں اس میں بعد میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ میں گزارش کر لوں گا کہ میں جو ابھی میں نے کہا تھا، میں اس کے بعد کچھ وقفے کے لیے روپوش بھی رہا. 67 میں گرفتار ہوا، بعد میں رہا ہوا، پھر کالج چلے گئے، پھر گرفتاریاں ہوئی. یہ شادی کے بعد کا معاملہ ہے. یہ شادی کے بعد کا معاملہ ہے. یہ سلسلہ جاری رہا. اور بعد میں اس کا مطلب ہے آپ کالج اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، تبھی سے بہت سرگرم رہا. وہ جو اس وقت ہمارے بعد میں وہ بڑے افسر بھی بن گئے، ملازم بھی بن گئے، وہ جانتے ہیں. کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہے، سلامت ہے، وہ جانتے ہیں. میں بچپن سے ہی کچھ ہلچل تھی میرے دماغ میں، سوچ میں، جو بھی آپ کہیں گے، اور متحرک تھا، کوشش کر رہا تھا سمجھنے کی بھی اور کچھ کرنے کی بھی. اور اسی وجہ سے جب مجھے 70 میں کچھ دنوں روپوش تھا، تو 70 میں مجھے گرفتار کیا گیا. 70 میں مجھے گرفتار کیا گیا، سینٹرل جیل لایا گیا. اور اس کے بعد مہاجر آئے شماری تھی، اس پر پابندی عائد کی گئی. اور یہ جو ہمارے شیخ صاحب تھے، بیگم صاحبہ تھی، مرزا افضل بیگ صاحب تھے، ان کو باہر ہی رکھا گیا، یعنی ریاست سے باہر. باقی لوگوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا. ہم بھی 30-40 لوگ تھے. تو بعد میں ہمیں 128 لوگوں کو یہاں سے، اس جیل سے، سینٹرل جیل سے نکالا گیا، کٹھوا لیا گیا، کٹھوا سے سینٹرل جیل جموں، اور مجھے ریاسی اور کچھ دوستوں کے ہمراہ پہنچایا گیا. ایک شفیع چوک بھی بند تھے. مجھے بتائے طارق صاحب، میں اس میں آنا چاہتا ہوں. تو اس عرصے میں میں 21 مہینے رہا جیل میں. اور جب بنگلہ دیش بنا تو میں ریاسی جیل میں تھا. اور بنگلہ دیش بن کر جب پہلی بار 72 میں اسمبلی کے چناؤ ہوئے، جس میں پہلی بار جماعت اسلامی نے 5 سیٹیں جیت لی،
कुलगाम से 2, बाकी जगहों से 3। मैं जेल में था रियासी में। वापस आया तो बाद में जमात इस्लामी के अब्दुल मीर साहब वहाँ गाँव में भी आ गए और मुझे भी मिले। तो ये कहानी है, मैं जेल में था, जमात इस्लामी असेंबली इलेक्शन लड़ा और महज शुमारी पर पाबंदी और जमात इस्लामी को खुली छूट। मतलब ये सब कुछ मैंने देखा है। आपको हैरानगी होगी लेकिन ऐसा ही हुआ। और उसके बाद 74 में मैं फिर गिरफ़्तार हुआ और 74 में गिरफ़्तार हुआ कि कासिम साहब थे। बातचीत जारी थी शेख साहब और इंदिरा जी के दरमियान। और जब पहली बार शेख साहब आ गए बांग्लादेश बनने के बाद मेन स्ट्रीम में, तो बाद में शेख साहब ने संभाली सरकार और एमरजेंसी नाफिज हुई। तो कुछ 1-2 दिनों के बाद मुझे राहत मिली, क्योंकि मेरी बीवी की ज़रीफ़ा जो मैंने कहा मौत हुई। ओहो, ये शादी के कितने साल बाद? कुछ सालों के बाद, मैंने कहा ना 74 की बात है। और वही एक बच्चा जन्म दिया था उसने। ये ज़ख्म है, अभी बोला नहीं, बोल नहीं सकता मैं। वही एक बच्ची है। और उसके बाद मैंने दूसरी शादी की है कुछ सालों के बाद। मिश्रा नाम है उसका। वो अपने कुलगाम एरिया से की है? तारीगाम से। अच्छा, तारीगाम से। बिल्कुल तारीगाम से, वो भी तारीगाम से। वो अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? वो भी लव मैरिज नहीं, वो भी अरेंज्ड ही है, लेकिन हमारी ख्वाहिश भी थी, दोनों की ख्वाहिश थी। हम साए थे वहाँ, तो ख्वाहिश भी थी। अच्छा, ये जो लव मैरिज हुई है एक किस्म की, हम इसको लव मैरिज, क्या आपने इसके अलावा किसी और लड़की से लव वगैरह किया है? नहीं, मैं ये नहीं जिसको आज- कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा लव किया है। लव तो मैंने मोहब्बत करना इंसान का इंसानों के फितरत। साथ मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है यार। कभी और- किया है दूसरे लड़की इन दो के नहीं, अलावा? ये है हंसना उठना बैठना वगैरह वो रहा है। लेकिन गहरा रिश्ता यही रहा है जो जिसका मैंने जिक्र किया है। लेकिन ये कैसे कहूँ कि मैंने हुस्न को हुस्न से ताबीर नहीं किया, इतना काफ़ी है। किसी लड़की के साथ प्यार होके हुए फिर इसके साथ शादी नहीं हुई, क्या आपका ऐसा वाक़या है जो जिस ऐसा पर आप ऐसा नहीं, मैंने तावत में? सिर्फ पहली बार जिसको चाहा उसके साथ शादी हुई, फिर दूसरे को चाहा नहीं। शादी के लिए शादी की हद तक हम गए नहीं। दोबारा जो शादी की आगे नहीं बढ़ा, कुछ अपने लिए कुछ हद मुकर्रर कर ली। लेकिन मैंने इतना ही कहा, हुस्न को हुस्न ही से ताबीर किया। तारिगामी साहब, आपने कब सियासत में फिर कदम रखा है बाज़ाब्ता तौर मैंने सियासत? कहा ना, आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए। जेल नहीं, जाना आप स्टूडेंट कहेंगे- फेडरेशन के साथ तो स्टूडेंट्स कम्युनिस्ट फेडरेशन- पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट नहीं, के ये साथ वही किस था ना, तरह? वो वही था ना, वही उर्सा था। यहाँ एक वक्त एम्प्लॉइज़ की स्ट्राइक थी, पेन डाउन चाक डाउन, जिसके लीडर रहे हैं अब्दुल मजीद खान, संपत प्रकाश, शिशोपाल, यहाँ अब्दुल गनी हाफिज़, गुलाम कादिर हफरो, ये बड़े लीडर रहे हैं। और उसमें भी हमारा साथ रहा। ये नहीं है कि हम कारकुन रहे, क्योंकि मुलाजिम आपने नहीं थे। बाज़ाब्ता तौर हिस्सा लिया है उनके मैं प्रोग्राम ये में? नहीं कहूँगा हिस्सा ले लिया, कि हमारी हमदर्दियाँ भी साथ थी और हमारी सॉलिडारिटी भी साथ रही। ये चीज़ें हैं, मैं सरगर्म रहा। और आपने ये नहीं पूछा, मैं फिर जेल में ही था, फिर जेल गया, तो मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल भी नहीं किया, यानी ग्रेजुएशन भी नहीं कर सका। कादोबंद रोपोश होना वगैरह ये सिलसिला रहा। तो बहरहाल ये सिलसिला रहा, सरगर्म रहा मैं बचपन से ही। और इसीलिए आज भी आप महसूस कर लेंगे, मैं पैसिव पॉलिटिक्स का कायल नहीं, सरगर्म। अब जिस्म कितनी इजाज़त देता है वो वक्त बताएगा, लेकिन सरगर्मी ही उनसर है लाइफ का, पॉलिटिक्स का। तारिगामी साहब, मुझे बताइए कि आप
کہ ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़ा याद है जिससे आपको बहुत दुख पहुंचा है या जिससे आपको बहुत खुशी हुई है? नहीं, मैं दुख की बात तो मैंने कही, जितना दुख मुझे वो पहुंचा है कि मैं जेल में था और उसकी मौत हो गई, मैं अभी भी बोला नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ा दुख था। सबसे बड़ा दुख है। कई दुख और काफ़ी कई साथी मारे गए, बड़ा दुख है यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, लेकिन क्या कहें। इन 30 साल दौरों में जो हमें बहुत मुश्किलात से हमने लिए हैं, हमने ज़िंदगी जी है, ज़िंदगी गुजारी है, मिलिटेंसी का दौर था, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का दौर था, तो क्या इन 30-35 सालों में आपको कितनी तकलीफ पहुंची है, ज़रा उसके बारे में कुछ मैं उसमें यही कहूँगा कि एक तो ये जो अभी आपने फरमाया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट कि शेख साहब ये बरसर इक़्तिदार थे, 79 की बात है, और मुझे गिरफ़्तार किया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट में। पहले हुआ करता था जब मैंने कहा कि मैं गिरफ़्तार था 21 महीने 22 महीने, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था। एक और एक्ट था जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स कहते हैं, उसमें भी मैं बंद रहा। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट शेख साहब ने 78 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को बदल दिया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, उसमें कुछ तरमीम लाई थी। तो मैं पहला शख्स जिसको नवाजा गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट से। उससे पहले किसी के ऊपर नहीं लग पहला शख्स मैं हूँ। अच्छा, और मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट की। रामा मूर्ति थे, वो मेरे वकील थे, और बगैर किसी मुआवजे के उन्होंने वकालत की मेरे केस की। 6 महीने के बाद मुझे रहा किया गया, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट में वो जजमेंट भी है, मैं भेज दूंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट मुझ पर क्या इल्ज़ामात थे, मैंने एफिडेविट में क्या जवाब दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये इसमें जो ये से लग गया आप पर, तो उसमें क्या ग्राउंड्स क्या दिए गए थे? 3 ग्राउंड्स थे। एक ग्राउंड ये था कि मुझे कहा गया कि आप इनकलाबी हैं, आपने एक पोस्टर निकाला है, इनकलाब के बगैर कोई हल नहीं। और दूसरा था कि आपने शेख साहब को डिक्टेटर कहा। तीसरा, आपने जमात इस्लामी को जलाने में हिस्सा लिया। अच्छा, ये 3 इल्ज़ाम थे बड़े, और भी छोटी छोटी बातें। मैंने जो एफिडेविट दिया, जिसकी कापी मैं आपको भेज दूंगा, उसमें मैंने कहा जहाँ तक इनकलाबी होने का ताल्लुक़ है, मुझे फ़ख्र है कि मैं इनकलाब पसंद हूँ और ये चाहता हूँ बनी नवा इंसान की अज़मत दबी हुई है सरमाए के नीचे, ये आज़ाद हो इनकलाब की वसादत से ही। मेहनत कश को अपनी मेहनत का फसल हक मिले और इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिले। मैं इसको इनकलाबी अमल से ही ताबीर करता हूँ, और ये मेरा मंशूर है जिस पर मुझे फ़ख्र है। दूसरा कहा गया था, आपने शेख साहब को डिक्टेटर कहा, हालांकि मैं शेख साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनका ऊंचा दर्जा है हमारी तारीख़ में, बहुत ही ऊंचा दर्जा। यहाँ हमें ज़िल्लत की ज़िंदगी से छुटकारा मिला, हमें ज़मीन मिली, तालीम मिली, उठने बैठने का मौका मिला, उसमें शेख साहब और उनके साथियों का बड़ा रोल है, उस बात का मैं कायल हूँ। लेकिन यहाँ पर जहाँ मुझे कहा गया कि आपने शेख साहब को डिक्टेटर कहा, मैंने कहा शायद जो मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा ये उसी की ये तो उसकी तस्दीक हो रही है कि ये जमहूरियत का अंदाज़ नहीं है, ये आमिरियत का अंदाज़ है, नहीं तो ये एक्ट मुझ पर क्यों लगाया जाता। तीसरा उन्होंने कहा, वो तो जमात इस्लामी का, मैंने कहा बिल्कुल मैं जलाने, अपने मुखालिफों को भी जलाने, धमकाने, डराने की सियासत का कायल नहीं है। मुझे दुख है कि अगर उनके घर जल गए, लेकिन इसके साथ ही उसमें उनका भी रोल है, जमात इस्लामी वालों का, जो उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी का रास्ता चुना
कुछ उन हालात में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। लिहाजा मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। आप इत्फाक करें ना करें, लेकिन मैंने यही कहा जो मैंने अभी आपसे दोहराया, और उसकी कापी मैं दे दूँगा। तो ये इल्ज़ामात थे। और फिर यहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शेख साहब की, यहाँ एक ब्यूरो चीफ थे पीटीआई के, उन्होंने उस वक्त सवाल किया था। वो शेख साहब के अर्लियर डेज में उनके साथ ही रहे। तो उन्होंने शेख साहब से पूछा कि यूसुफ को क्यों गिरफ्तार किया। तो शेख साहब ने कहा वो तारीगा वाला। तो तब से मुझे ये तारीगामी हो गया, नहीं तो मैं मोहम्मद यूसुफ राथर हूँ। तो ये नाम मुझे मिला तारीगामी। ये इर्तिका है, सब कुछ बता रहा हूँ, आपको पूछ रहे हैं आप। तो ये सिलसिला है यार ज़िंदगी। और उसके बाद हर जद्दोजहद में इधर उधर वगैरह हिस्सा लेना, और साथियों के साथ, ये अकेले नहीं, और कई साथी हैं जिन्होंने इस जद्दोजहद में हिस्सा ले लिया जो अब नहीं रहे, और अब और साथी अब भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने वजह नहीं बदली, सोच नहीं बदली। मैंने यही समझा कि ये जो नथिंग इज़ प्रेशियस दैन फ्रीडम। फ्रीडम नहीं है कि आप सरहदें बदल दें, ना। फ्रीडम ये है कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी संवारने का पूरा मौका मिले, कलमकार को कलम चलाने का, कलम के इस्तेमाल का पूरा हक हो, और एक किसान को अपनी खेती का, अपने प्रोड्यूस का मुआवजा पूरा मिले, वर्कर को, वर्किंग क्लास को, मेहनत करने वाले लोगों को, उनको भी नहीं, बल्कि वही है मेहनत के ज़रिए जो भी समाजी तौर पर इंसान को ज़रूरत है पैदा करने वाला, इस कुदरत के ख़जाने में वही मेहनत कश है। लेकिन वही महरूम है अपने ही फसल से, अपने ही मेहनत के मुआवजे से उसे अपना हक मिले। दुनिया में बेहतर दुनिया बनेगी, बेहतर मुस्तकबिल बनेगा जब मेहनत कश को वो मिले जो उसका हक है। तारिगामी साहब, मुझे ये बताइए कि आप हमेशा नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं, चाहे सियासत में चाहे और किसी मामला में आपने कभी कंट्रोवर्सी में हिस्सा नहीं लिया है। दूसरी बात यह है कि आपने हमेशा गरीब तबका की हिमायत की है। खासकर हम देख रहे हैं पिछले गुज़श्ता 30 सालों से आपने हमेशा आंगनवाड़ी वर्करों की बात की है, मज़दूरों की बात की है। हम इस दो सवालात के बारे में जानना चाहेंगे। इसके बाद हम आपसे फिर 2-3 दिन के बाद पूरी सियासत के बारे में जानेंगे। फिलहाल हम इसी पर इत्तेफाक करेंगे। तो हमें ये बता दीजिएगा कि ये आपके जीन्स में है या आपका पार्टी मंशूर है? नहीं, दोनों। मेरा मानना है ये जीन्स मेरे है ना, मैंने ये रास्ता कबूल किया है, और इस रास्ते पर हलचल के बावजूद, उतार चढ़ाव के बावजूद भी 66 से कायम हूँ। तो ये जीन्स कहिए आप, या यूँ कहिए कि मेरी जो मैंने शऊरी तौर पर जो ये सोच अख्तियार की है, ये रास्ता चुना है, यह ऐसा नहीं है ठोंसा गया है, या ऐसा नहीं है किसी मसलहत के तहत मैंने इस सोच को अपनाया है। मैंने शऊरी तौर पर तगदो भी की है, जद्दोजहद भी की है, मकदूर भर जो भी मेरे दायरे में जो हक रखते हैं बेहतर ज़िंदगी का। शुक्रिया तारिगामी साहब। हम दोबारा आएंगे आपके पास और आपसे सियासी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहेंगे। तो फिलहाल हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें